हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एल्डोट्रायोज, एल्डोटेंट्रोज एवं एल्डोपेंटोज के विन्यास का हमने निर्धारण किया था। 3 से 4 और 4 से 5 कार्बन की शर्करा का हमने निर्माण करके उनका विन्यास निर्धारण किया था कि ये डी शुगर है या एल शुगर है, और उनका नाम भी बताया था। पर चूँकि पिछला लेक्चर एल्डोपेंटोज पर के साथ साथ एल्डोहेक्सोज के साथ भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अगर हम पिछला देखें, अपने नोट्स को देखना कि अब उस एल्डोहेक्सोज के बारे में भी जब हम पढ़ चुके थे तो ये देखा था कि 4 एल्डोपेंटोज जिनका नाम था राइबोज, एरिबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, इनमें से इन चारों को जब हमने इनका एल्डोहेक्सोज बनाया तो राइबोज से एलोज एल्ट्रोज, एरिबिनोज से ग्लूकोज मैनोज, जाइलोज से ग्यूलोज आयोडोज और लाइक्सोज से गैलेक्टोज और टेलोज हमें प्राप्त हुआ था। पर अब सपोज़ हमें इसमें से केवल ग्लूकोज का विन्यास का निर्धारण करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका ओरिजिन या इसका विन्यास क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब राइबोज से इसका ओरिजिन है, हमें नहीं पता। ये मानकर हम आज डी ग्लूकोज के विन्यास का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि वो एल्डोपेंटोज जिसका नाम है एरिबिनोज से बना है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा वाकई एरिबिनोज कौन सा है, इन चारों में से एरिबिनोज कौन सा है। तो आज हम डी ग्लूकोज के विन्यास का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब एल्डोहेक्सोज अर्थात ग्लूकोज के अणु में 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं। तो 2⁴ मतलब टोटल 16 आइसोमर्स पॉसिबल है, 8 डी के और 8 एल के। और चूंकि डी श्रेणी के एल्डोपेंटोज में एल्डोपेंटोज हो तो डी श्रेणी के 8 एल्डोहेक्सोज उत्पन्न किए जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें ये पता करना है कि इन 4 एल्डोपेंटोज से जो 8 डी एल्डोहेक्सोज मिलते हैं उसमें कौन सा ग्लूकोज है, ये हमें पता करना है। तो हम इनडायरेक्ट वे में इसको कैसे पता करेंगे, हमें एक आइडिया है कि डी एरिबिनोज जो है वो ग्लूकोज और डी मैनोज का मिश्रण देता है, यानी डी ग्लूकोज और मैनोज एक जैसे हैं। अंतर क्या है, वो कार्बन नंबर 2 पर विन्यास में भिन्नता रखते हैं। मतलब ग्लूकोज में जैसे HOH है कार्बन नंबर 2 पर मैनोज में ये OH और H के रूप में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एरिबिनोज है तो वो दोनों का मिश्रण देगा, डी ग्लूकोज का और मैनोज का। अब प्रश्न ये उठता है डी एरिबिनोज कौन सा होगा, यानी कि जो कि 1,2 का युग्म देगा, यानी कि एलोज एल्ट्रोज देगा, या ग्लूकोज मैनोज देगा, ग्यूलोज आयोडोज देगा, या 7-8 गैलेक्टोज और टेलोज देगा। तो अब प्रदर्शित करना, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा एल्डोपेंटोज एरिबिनोज है। ठीक है, इन चारों एल्डोपेंटोज में से कौन सा है तो जो कि ग्लूकोज और मैनोज में बदलता है। तो इसके लिए हमने देखा अगर वास्तव में कोई कंपाउंड एरिबिनोज है तो उसका जब हम HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव एल्डोरिक एसिड में बदलता है। ये एक फैक्ट है। वास्तविक अगर एरिबिनोज होगा तो हम क्या करेंगे, राइबोज, एरिबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज इन चारों का ऑक्सीडेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। हम देखेंगे कौन सा एल्डोपेंटोज एल्डोरिक एसिड में बदल लेता है, और वो एल्डोरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उस एल्डोपेंटोज को हम चारों को ऑक्सीकृत करेंगे। और ऑप्टिकल एक्टिव का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि उसमें 4 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव हो, साथ में कंपाउंड में सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमिट्री है तो वो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इन चारों का ऑक्सीडेशन किया। देखो ABCD, राइबोज, एरिबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, पर हमें नाम नहीं पता, हमने लिख दिया ABCD। सबको ऑक्सीडेशन किया तो हमने देखा पहला वाला कंपाउंड जो एल्डोरिक एसिड में बदला उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कंपाउंड को बीच में से काटें तो हाफ पोर्शन और
ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, इसलिए ये ध्रुवण अघूर्णक मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। दूसरा कंपाउंड ये ध्रुवण गुणक है, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तीसरा ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन बिल्कुल आधा आधा, अगर बीच में से लाइन खींच दें तो दोनों की सिमेट्री दिखाई देती है। चौथा वाला भी ध्रुवण गुणक है, क्योंकि इसमें ये कोई सिमेट्री नहीं है, अर्थात बी और डी, यानी कि ये एरेबिनोज हो सकते हैं, क्योंकि ये एल्डोरिक एसिड है। और एल्डोरिक एसिड जो है इसको थोड़ा सा, जिसमें मैंने पहले लिखा है ध्रुवण गुणक एल्डोरिक एसिड हो सकता है, CH2OH लिख दिया मैंने, COH समझना बेटा, इसको ये गलती से लिख दिया। ये ध्रुवण गुणक एरेबिनोज हो सकते हैं, यानी कि बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, यानी संरचना इन BD में से ही कोई ऐसा होगा जो एल्डोपेंटोज है, और जो एरोबिनोज है जो ग्लूकोज और मेनोज को मिश्रण देगा। यानी कि युग्म क्या हो सकता है, 3 या 4, 7 या 8। तो अब देखेंगे कि कौन सा वाला जो है वो हमारा, अब हम इन चारों को लिख देते हैं। डी एरोबिनोज से मिला ग्लूकोज मेनोज, तो हमने लिख दिया 3 और 4। लाइक्सोज से मिला डी गैलेक्टोज टेलोज, तो हमने लिख दिया 7 और 8। ये 4 आप पिछले आप देखना लेक्चर के अंदर, उस पेपर को सामने रख के देखना इसको। अब हम देखते हैं इनमें से ग्लूकोज और मेनोज क्या कौन से हो सकते हैं। तो हमने एल्डोहेक्सोज जो है वो हमने अपने सामने रखा, और ये पता करने के लिए कि इनमें से एरेबिनोज से बनने वाले दोनों एल्डोहेक्सोज कौन कौन से हैं। तो हमने वापस से इनका ऑक्सीडेशन किया। हम देखते हैं कौन सा युग्म मतलब पेयर, 3 4 या 7 8 में कौन सा पेयर ध्रुवण घूर्णक अम्ल देता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव एसिड कौन सा देता है। दोनों युग्म होने चाहिए जो कि ऑप्टिकल एक्टिव हों, वही ग्लूकोज और मेनोज होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। 3 4 का करते हैं, ये भी ध्रुवण गुणक है, ये भी ध्रुवण गुणक है, ये दोनों युग्म ध्रुवण गुणक एसिड देते हैं, इसका मतलब है। और 7 और 8 में से एक ध्रुवण गुणक है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है 8 वाला, और 7 के अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण 7 और 8 का जो पेयर है वो ऑप्टिकली एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। पर हमें क्या चाहिए कि जो एरोबिनोज से बनने वाले दोनों एसिड हैं वो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बनेगा, पर दोनों युग्म जो है वो, ये तो ये इसका मतलब 3 और 4 का जो युग्म है यही एक ग्लूकोज होगा और दूसरा मेनोज होगा। 7 और 8 वाला एरेबिनोज नहीं से ओरिजिन नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी ग्लूकोज और मेनोज नहीं हो सकता। तो अब बचे क्या, 3 और 4। अब प्रश्न हमें वापस से उसी पे आ गए कि अब 3 और 4 में से ग्लूकोज क्या है, क्योंकि हमारी आज की लेक्चर किस पे बेस्ड है कि हमें पता कर रहा है कि हमारा एल्डोहेक्सोज या ग्लूकोज का ओरिजिन कहाँ से है। एरोबिनोज का पता चल गया, एरोबिनोज कौन सा हो सकता था, बी और डी। अब बी और डी का दोनों से बनने वाले हमने एल्डोहेक्सोज लिख लिए, 3 4 और 7 8। तो हमें पता चल गया एरोबिनोज से ओरिजिन किसका है, 3 और 4 का, 7 और 8 का नहीं है। अब प्रश्न उठा कि 3 और 4 में से ग्लूकोज और मेनोज कौन सा है। तो हमने एक बहुत सिंपल सा मेथड अपनाया, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये पता है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज समान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, डी ग्लूकोज और डी मेनोज समान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अर्थात अगर इनको हम क्या करते हैं, इनका एक कहना चाहिए सिमिलरिटी क्या है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में, कि दोनों समान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और साथ इसका मतलब है अगर हम CH और CH2OH दोनों को ऑक्सीडाइज कर दें तो एक जैसा एसिड मिल जाएगा हमें। तो इसलिए केवल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है वो केवल CHO और CH2 के विन्यास स्थिति में अंतर आता है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम डी ग्लूकोज के क्या करें, CHO की जगह CH2OH की जगह CHO रख दें और CHO की जगह CH2OH लिख दें, और साथ में अंतर परिवर्तन मतलब कॉपी पेंसिल पे लिखकर इसको हम उल्टा कर दें। उल्टा मतलब नीचे का मॉलिक्यूल को पकड़ कर उल्टा घुमा दें, घूर्णन कर दें 180 डिग्री पे, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो एल ग्लूकोज होगा। एल कैसा होगा बेटा, नीचे जो है वो OH और H है, डी में क्या होता है H और OH। 5वें नंबर के कार्बन पे का विन्यास HOH है तो वो डी है, अदरवाइज वो एल है।
यानी कि अगर हम ये काम करें पूरा, यानी कि ऊपर के पहले समूह बदल दें, CHO की जगह CH2OH और CH2OH की जगह CHO, और बदलने के बाद पेपर पे लिखने के बाद उनको उल्टा कर दें, घुमा दें, तो हम देखते हैं हमें L ग्लूकोज की प्राप्ति हो जाती है। D से किस में बदल जाएगा इस प्रोसेस में? L में। वाइल इफ वी परफॉर्म दिस ऑल प्रोसेस विथ मैनोज, अगर हम मैनोज के साथ अभिक्रिया करें, चलो मैनोज की संरचना में लिख ली, ये D है, ओके, CH2OH की जगह लिख दिया CHO, CHO की जगह लिख दिया CH2OH और इनको घुमा दिया। अब सरप्राइजिंगली मज़ेदार बात क्या हुई, घुमाने के बाद भी हमें डी मैनोज ही मिला। क्या मिला? देखो, जहाँ H था वहीं पर हमें HOOH मिला। यानी कि इस मॉलिक्यूल में चेंज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ। ये पूरा चेंज करने के बाद भी देखते हैं मॉलिक्यूल की संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 3 और 4 में से ग्लूकोज कौन होगा? जो D से L में बदल जाए उसको बोलेंगे हम ग्लूकोज, और जिसमें कोई चेंज नहीं हो उसको हम बोलेंगे मैनोज। तो इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में हमने पता किया कि 3 और 4 युग में से ग्लूकोज कौन सा है, जो कि ये अंतर परिवर्तन करने के बाद 180 डिग्री पर घुमाने के बाद अगर वो L में बदलता है, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन L बदल जाता है D से L में, तब तो वो ग्लूकोज होगा। और जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जो D है D ही रहेगा, वह युग्म मैनोज होगा। इसलिए अंत में हमें ये पता चल गया कि D ग्लूकोज कौन सा है? नंबर 3। उसको, इसका मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन पता किया एरेबिनोज का, एरेबिनोज से पता किया कि युग्म कौन सा है 3, 4, और 3, 4 में से हमने पता किया कि 3 नंबर का जो एल्डोहेक्सोज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन D है, उसका नाम है D ग्लूकोज। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। थैंक यू।